स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो यूपी टेट की क्लास का समय हो चुका है। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं जुड़ जाएंगे जल्दी से लाइव। चलिए आज की क्लास होगी सामाजिक विज्ञान की। यहाँ पर आज हम 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पैटर्न होगा एक प्रश्न एमसीक्यू, उसके बाद दो प्रश्न वन लाइनर। टोटल 51 प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपके सिलेबस पर आधारित हैं और हर एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपर में आने वाले हैं। चलिए ये रहा क्लास का पहला प्रश्न। क्या कह रहा है देखिए। कहा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है। दो प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का या पांच प्रकार का। फटाक से बताइए कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है। तो चलिए सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे क्योंकि ये तो सरल वाला प्रश्न है। आप तो उत्तर दे सकते हैं बिल्कुल। तो कितने प्रकार का न्याय है, तो उत्तर हो जाएगा तीन प्रकार का, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। बी सही होगा। ठीक। चलिए अगला वन लाइनर देखते हैं क्या कह रहा है। वन लाइनर देखिए कराने का यही मतलब है कि वन लाइनर आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल हमारी क्लासेस सारी इसी प्रकार से हो रही हैं क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर कोई इस प्रकार की क्लास आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। प्रैक्टिस सेट करा तो सब रहे लेकिन आपको इस प्रकार से कोई नहीं करा रहा होगा। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। ठीक है। चलिए बात करेंगे वन लाइनर की। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन रूपों में दी गई है। स्वतंत्रता की बात की गई है ना प्रस्तावना में, वही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले नोट करेंगे कौन कौन सा। विचार, क्या आएगा विचार। उसके बाद क्या आएगा अभिव्यक्ति, क्या आएगा अभिव्यक्ति। उसके बाद क्या आएगा इसको नोट करेंगे, बताइए जल्दी। विश्वास। ठीक। फिर क्या आएगा धर्म, उपासना, धर्म उपासना। ठीक है। इनकी बात की गई है स्वतंत्रता के रूप में, ये आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि बंधुता का अर्थ क्या है। तो बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इधर उधर कुछ अर्थ मत निकालिए भाई साहब। बंधुता का जो अर्थ होता है वह होता है भाईचारा। चलिए आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये थोड़ा सा टफ वाला प्रश्न है क्योंकि अगर इस प्रकार से प्रश्न बन गए ना दो चार प्रश्न, तो यकीन मानिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा और बनते भी हैं हर बार। आप प्रीवियस ईयर को जरूर एक बार देखिएगा। ठीक। प्रश्न कह रहा है कि भारत में मानसून अनियमित होता है और आर वाला कह रहा है कि यह केवल तापमान पर निर्भर करता है। अब आपको बताना है कि दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है, दोनों सही है आर व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर। तो यहाँ पर नोट करिए जो कह रहा है कि भारत में मानसून अनियमित रहता है, तो बिल्कुल ये हमारा सही है। ठीक है। और आर वाला क्या कह रहा है कि यह केवल तापमान पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमारा ए सही होगा और आर गलत होगा, यानी कि तीसरा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मानसून को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक बताइए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दाब। क्या कह सकते हैं दाब कह सकते हैं। ठीक ना, इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखिए मानसून ब्रेक क्या है। मानसून ब्रेक का मतलब होता है मानसून में विराम। ठीक है। मानसून में विराम, ये आप नोट कर लेंगे और उसके बाद तुरंत आगे आएंगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हरित क्रांति के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं था। सिंचाई, एच वाई भी बीज या वर्षा पर निर्भरता या उर्वरक। हरित क्रांति के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं था। तो नोट करिए वह कौन सा कारक आवश्यक नहीं था। वो था हमारा वर्षा पर निर्भरता। ये हमारा कारक सी वाला जो है ये आवश्यक नहीं था। ठीक। समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख प्रभाव क्या था।
राजनीतिक एकता, सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, सैन्य शक्ति। आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन का प्रमुख प्रभाव क्या था। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर तो बिल्कुल भक्ति आंदोलन का जो प्रमुख प्रभाव था वह था सामाजिक सुधार, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और एक बात को ध्यान से सुनिए भाई साहब, आप सिर्फ क्लास से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ही कमेंट बॉक्स में अभी करिए, ठीक? क्योंकि हम इधर उधर की कमेंट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, ना तो आपका जवाब देंगे। जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपकी समस्या हो, क्लास समाप्त होने के बाद अगर आप कमेंट करेंगे तब उसका रिप्लाई होगा, ठीक? फिलहाल इस प्रश्न के दौरान और कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा सिद्धांत होता है कि हम जो आपको डेली 50 से 60 प्रश्न प्रोवाइड करते हैं, लगभग 25 से 26 मिनट में प्रोवाइड कर दिया जाए। नहीं तो अगर आपका कमेंट हम देखने लगेंगे तो ये क्लास लगभग 1 से 1.5 घंटे चली जाएगी, और ऐसा हम नहीं चाहते। ठीक है, इसलिए प्रश्न और उत्तर की बात करते रहते हैं। चलिए, समझ गए ना? चलिए फिलहाल आइए देखते हैं वन लाइनर क्या कह रहा है। मीराबाई किस भक्ति धारा से जुड़े थे? ये तो प्रश्न सब जानते हैं, सगुण हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा हट के आ गया। नामदेव किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो महाराष्ट्र से। ये तो हिंदी का प्रश्न आ गया भाई, सगुण मीरा वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बेरोजगारी का कौन सा प्रकार कृषि में अधिक पाया जाता है? मौसमी, संरचनात्मक, चक्रीय या तकनीकी? बताइए, बेरोजगारी का कौन सा प्रकार कृषि में सबसे अधिक पाया जाता है? चलिए, तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है, तो मौसमी होता है, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होता है, उसके बाद मौसम खत्म तो काम खत्म। ठीक, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही होगा। वाला देखिए क्या कह रहा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही हम कहते हैं क्या? छिपी बेरोजगारी। ठीक, अगला प्रश्न, यह किस क्षेत्र में पाई जाती है? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में, इसको आप नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के, संसद के, या निर्वाचक मंडल, या न्यायालय? चलिए, बात राष्ट्रपति की चुनाव की जा रही है, तो आप कमेंट में बताइए कि वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है। एक बार इसको भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो राष्ट्रपति की चुनाव की अगर बात होगी तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, निर्वाचक जो मंडल होता है यही वोटिंग करते हैं। ठीक, इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? बताइए, तो सांसद होते हैं, सांसद और क्या होंगे? बताइए, और विधायक। सांसद और विधायक ही वोटिंग यहाँ पर करते हैं, तब हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। आपको भी पता है, जिसके पास सबसे अधिक सांसद और सबसे अधिक विधायक होंगे उसी के जो राष्ट्रपति होते हैं, उसी पार्टी के राष्ट्रपति भी बनते हैं। इस समय बीजेपी के पार्टी से जो राष्ट्रपति हैं वो बनी है। आप इनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा फिर टफ वाला आ गया। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मृदा अपरदन से भूमि की उर्वरता घटती है, और आर कह रहा है कि ऊपरी उपजाऊ मिट्टी हट जाती है। अब आप पढ़िए ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा, उत्तर फटाक से बता दीजिए। चलिए, चलिए फिलहाल बताइए। प्रश्न संख्या 7, तो आप जान रहे हैं ना। देखिए, जब मृदा अपरदन होगा तो भूमि की उर्वरता जो है वो बिल्कुल घटेगी, ये तो जाहिर सी बात है। अगला कह रहा है कि ऊपरी उपजाऊ मिट्टी हट जाती, ये भी सही है। इसलिए हमारा दोनों सही है, और आर सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
कहा जा रहा है कि गली अपर्दन क्या है? बात गली अपर्दन की जा रही है, तो फटाक से बताइए। गली अपर्दन, ये शब्द एकदम नए हैं भाई साहब, एकदम प्रश्न नए-नए ढूँढ कर ला रहे हैं आपके लिए। शायद आपके नए आयोग यहाँ से प्रश्न पूछ ले, ठीक? चलिए, गली अपर्दन क्या है? तो गली अपर्दन नोट करिए, नालियों का कटाव। अगर आप यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, ये लोग भाई सिलेबस से बाहर भी 2-4 प्रश्न पूछ देते हैं। इनका तो रिकॉर्ड रहा है, फिलहाल इस बार तो आयोग चेंज है, हो सकता है सही हो जाए पेपर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मृदा संरक्षण का एक उपाय बताइए। तो मृदा संरक्षण का एक उपाय क्या हो सकता है? तो वृक्षारोपण के द्वारा किया जा सकता है, वृक्षारोपण। ठीक, वृक्षारोपण। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न हमारा। तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940, 1941, 1942, 1943। भारत छोड़ो आंदोलन प्रश्न संख्या 8। तो नोट करिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वह हुआ था 1942 में। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, यह आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो आप सब जानते हैं गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? गांधी। ठीक है, गांधी जी। चलिए, इसका नारा क्या था? इस आंदोलन का नारा क्या था? तो गांधी जी ने यहाँ पर एक नारा दिया था, इसको नोट करिए, करो या मरो। कौन सा नारा दिया? करो या मरो। ठीक, ये नारा था इनका, महात्मा गांधी का। ये नारा महात्मा गांधी ने ही दिया था और आंदोलन जो था यही था। ठीक, नोट कर लीजिए। तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुद्रा का द्वितीय कार्य क्या है? ए ऑप्शन विनिमय, बी ऑप्शन मूल्य का मापक, सी ऑप्शन भुगतान का माध्यम और डी ऑप्शन संग्रह। फटाक से बताइए उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, मुद्रा का द्वितीय कार्य क्या है? प्रश्न संख्या 9। तो नोट करिएगा, मुद्रा का द्वितीयक जो कार्य होता है वह होता है संग्रह, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है ना? देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो होगा वह होगा विनिमय। विनिमय। ठीक, चले आगे बढ़ें। बिल्कुल, आइए। डिजिटल मुद्रा का एक उदाहरण लिखना पड़े तो कौन सा है? इस समय यूपीआई चल रहा है ना, यूपीआई लिख लीजिए। डिजिटल मुद्रा इसे भी हम कह सकते हैं। ठीक, बिल्कुल यूपीआई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक बनते हैं? स्थलीय भाग में, महासागर में, पर्वत में, रेगिस्तान में। बताइए, चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक बनते हैं? तो इसका उत्तर कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। भाई साहब गजब उत्तर दे रहे हो आप लोग। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात चक्रवात की होगी तो कहाँ आएगा भाई साहब? स्थलीय भाग क्यों कह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, चक्रवात जो होता है वह होता है महासागर में, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है। भारत में चक्रवात अधिक किस सागर में आते हैं? आपको ये भी बताना पड़ेगा, तो बताइए फटाक से। तो सबसे अधिक चक्रवात जो आता है वह आता है बंगाल की खाड़ी में। किस में आता है? बंगाल की खाड़ी में। तूफान की आंख क्या होती है? बताइए, तूफान की आंख का मतलब क्या होता है? भाई साहब इस प्रकार से प्रश्न इस बार बनेगा, यकीन मानिए। ठीक है ना? चलिए, बिल्कुल, तूफान की आंख जो होता है उसका मतलब होगा शांत केंद्र। क्या होगा? शांत केंद्र। ठीक, तो अभी तक इस क्लास में टोटल 30 प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं। 10 प्रश्न एमसीक्यू और जो है कितने प्रश्न? 20 प्रश्न वन लाइनर। क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितना समय हुआ, अभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 14 मिनट हुआ होगा और आप 30 प्रश्न पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए हम आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, ताकि पहले क्लास समाप्त हो, उसके बाद जो भी आपकी समस्या रहेगा तब उस पर बात करेंगे। ठीक, चलें। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? 12 से 17, 14 से 18, 19 से 22 या 23-24।
बताइए स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? प्रश्न संख्या 11। चलिए, स्वतंत्रता। अब तो संविधान के अनुच्छेदों को आप समझ गए होंगे, याद किए होंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से आप तो पढ़ाई किए होंगे ना, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी। भाई साहब बी में नहीं होगा यहाँ पर, ठीक? तो उत्तर जो होगा सी वाला होगा, 19 से 22 सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 19 में क्या प्रदान किया गया है? ये आप बताइए। चलिए, बिल्कुल स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 में हुई है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? बताइए। अनुच्छेद 21। देखिए, अनुच्छेद 21 की बात किया गया है तो यहाँ पर नोट करिए जीवन और व्यक्तिगत। क्या? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत हो जाएगा, उसके बाद नोट कर लेंगे क्या होगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसको नोट कर लेंगे। और अगर अनुच्छेद 21 ए की यहाँ पर बात किया जाए तो नोट कर लीजिएगा, जो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के फ्री निःशुल्क शिक्षा की बात की गई अनुच्छेद 21 ए में किया गया है। ये भी आप जानते रहेंगे। और चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, क्या कह रहा है? मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किससे संबंधित थी? कर से, सेना से, न्याय से या व्यापार से? बताइए। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किससे संबंधित थी? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर फटाक से बता दीजिए तो। चलिए, बिल्कुल। मनसबदारी प्रणाली, ये शब्द याद करिएगा, इसका संबंध जो था वो था सेना से, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलें आगे। आइए वन लाइनर देखते हैं। अकबर ने इसे क्यों लागू किया? मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने क्यों लागू किया था, आपको ये बताना है। तो सेना संगठन के लिए लागू किया था। किसके लिए? सेना संगठन के लिए। ठीक, सेना संगठन के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जागीर क्या थी, उस समय जागीर क्या थी, आपको ये बताना है। चलिए, नोट करिए जागीर। तो जागीर जो थी वो थी भूमि अनुदान। क्या था? भूमि अनुदान ही जागीर उस समय कहलाती थी। इसको भी आप लोग नोट करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? अधिक उपयोग होगा, वर्षा जल संचयन होगा, जल प्रदूषण होगा, वनों की कटाई होगा? बताइए, जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या होगा? बताइए। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर। देखिए, अधिक उपयोग, जब जल का अधिक उपयोग करेंगे तो यहाँ पर संरक्षण की बात ही नहीं होगी, कट जाएगा। वर्षा जल संचयन ये हो सकता है। जल प्रदूषित करेंगे तब भी गलत है, वनों की कटाई करेंगे तब भी गलत होगा। इसलिए उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन होगा। नोट करिए, वर्षा जल संचयन बी सही होगा। ठीक, चलिए। हमारे प्रश्न के उत्तर देने से पहले आप उत्तर दीजिए, ठीक ना? नहीं तो अगर आपका उत्तर हम इंतजार करने लगेंगे तो और समय लगेगा। और सिद्धांत हमारा पहले ही पता है आपको, ठीक ना? चलिए, आपको एक काम और करना है कि एक ही सब्जेक्ट को मत पढ़िएगा, हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। चाहे 10 ही मिनट पढ़ते हो, 10 ही मिनट पढ़िए, लेकिन हर सब्जेक्ट को पढ़िए। ठीक है? क्योंकि मेरिट सभी पेपरों को मिलाकर बनेगी, एक ही सब्जेक्ट से आपकी मेरिट तय नहीं होगी। आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है उस पर मेहनत अधिक कर दीजिए ताकि वहाँ पर पूरे के पूरे नंबर मिल सकें। ठीक? और जो थोड़ा-सा कमज़ोर है उस पर भी मेहनत करिए, लेकिन इतना कर दीजिए कि आधा तिहा तो नंबर मिल ही जाए वहाँ से। ठीक ना? चलिए, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? फटाक से बताइए। चलिए, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? प्रश्न संख्या कितना था? चलिए इसका उत्तर बताइए। वाटर हार्वेस्टिंग, बिल्कुल, वर्षा जल संग्रह, ये हो जाएगा वाटर हार्वेस्टिंग। इसका एक लाभ अगर आपको बताना पड़े तो जल बचत हो जाएगा। ठीक, इसको भी आप नोट करेंगे और चलेंगे अगले प्रश्न पर। ये रहा टफ वाला प्रश्न फिर से। कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और यह संविधान के उद्देश्यों को दर्शाती है। अब आपको यहाँ से चुनना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है।
प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए तो। चलिए सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। बिल्कुल, अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा कही जाती है, ये तो सही है। यह संविधान के उद्देश्यों को दर्शाती है, बिल्कुल ये भी सही है। इसलिए उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो कहा जा रहा है कि संप्रभु का क्या अर्थ है? बताइए, संप्रभु का अर्थ क्या है? चलिए, संप्रभु का अर्थ होता है पूर्ण बचत। ठीक, क्या होगा? बचत। ये आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा देखिए, क्या होगा? लोकतंत्र का अर्थ पूछा जा रहा है। तो लोकतंत्र का अर्थ जो होता है वह होता है जनता का शासन। किसका शासन? राजा का नहीं भाई साहब, जनता का होना चाहिए शासन। ठीक, और हमारे देश में क्या हो रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक क्या है? जीडीपी है, साक्षरता है, जीवन स्तर है, उपरोक्त सभी है। आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक कौन सा है? तो नोट करिए, आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक को जीडीपी होता है, साक्षरता होता है, जीवन स्तर होता है। इसलिए उपरोक्त सभी, डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या सही होगा? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि मानव विकास किस पर आधारित है? बताइए, मानव विकास किस पर आधारित है? सबसे पहले स्वास्थ्य हो जाएगा, स्वास्थ्य होगा। उसके बाद क्या होगा? शिक्षा होगा। उसके बाद क्या होगा? आय होगा। इन तीनों पर ही मानव विकास निर्भर करता है, ये आप जानते रहिए। गरीबी रेखा क्या है अगर आपसे ये पूछा जाए तो नोट करिए, न्यूनतम न्यूनतम आय सीमा। ठीक है, न्यूनतम आय सीमा को ही गरीबी रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। एक बार क्लास को लाइक करिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक इस क्लास में टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो चुकी है पता है? 45 प्रश्न हो चुके हैं। कितने मिनट हुए देख सकते हैं आप, 17-18 मिनट हुआ होगा और 45 प्रश्न आपको मिल चुके हैं। ठीक, अगर इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही, डेली एक भी सेकंड देख रहे होंगे आपको कि हमारी आवाज़ रुक नहीं रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि समय भी आपका व्यर्थ ना हो और आप अधिक से अधिक सीख भी जाएं। तो इतना तो कर ही सकते हैं, थोड़ा सा लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक, चलिए, मैदानी क्षेत्र की विशेषता क्या है? ऊंचाई, समतल भूमि, कम उपजाऊ या शुष्क? बताइए, क्या होगा उत्तर यहाँ पर? चले, अगर बात किया जाए मैदानी क्षेत्र की विशेषता की तो उत्तर जो होगा बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा समतल भूमि होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन सही। ठीक, आखिरी के 5 प्रश्न हैं, देखिए जरूर। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? बताइए तो बिल्कुल गंगा मैदान। क्या है? गंगा मैदान। अगला प्रश्न, यह किस नदी से बना है? तो बिल्कुल गंगा से बना होगा। जब यहाँ पर गंगा मैदान है तो गंगा से बना है, इतना जानते रहिए। ठीक, चलें आगे। आइए बढ़ते हैं और आज के आखिरी एमसीक्यू देखते हैं। क्या करा है? एमसीक्यू वाला प्रश्न, उसके बाद 2 प्रश्न वन लाइनर होंगे। ठीक, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? शासन चलाना है, नागरिकों की सुरक्षा है, कर लगाना है या कानून बनाना है? बताइए, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? चलिए प्रश्न संख्या 17। बिल्कुल मौलिक, अगर मौलिक अधिकार की बात किया गया तो नागरिकों की सुरक्षा, यही हमारा इसका उद्देश्य होता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, देखिए वन लाइनर क्या कह रहा है। ये अधिकार किसके द्वारा संरक्षित है? मौलिक अधिकार किसके द्वारा संरक्षित है? तो याद कर लीजिएगा, न्यायालय द्वारा। ठीक, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित हैं। इन्हें लागू करने के लिए कहाँ जाया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत जो है यही सुप्रीम कोर्ट ही है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर भी जा सकते हैं कि यहाँ पर इस कार्य में हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ठीक, चलें, तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।
अगर आपको भी अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो लक्ष्य तक के साथ आज ही जुड़ जाइए। ठीक। बाकी क्लास में कितने प्रश्न आपके सही हुए इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ हम। और आपको किस सब्जेक्ट की स्पेशली क्लास चाहिए, क्लास समाप्त होने के बाद इसी क्लास में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। ठीक है ना? चलिए क्लास को समाप्त करते हैं।